दबंग पुलिस ऑफिसर हैं, जहां भी रहते हैं अपराधी इनके नाम से खौफ खाते हैं। और एक रियल लाइफ सिंघम मूवी नहीं बल्कि रियल लाइफ में एक सिंघम क्या होता है वो दिनेश अमन साहब हैं। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार ताली से स्वागत और अभिनंदन। पता नहीं कब कौन सी बात आपके दिल को छू जाए। श्री एमएन दिनेश साहब, आईपीएस, राजस्थान पुलिस। ये मुझे मौका मिला है कि आप सब लोगों से रूबरू होने का, लेकिन मैं सही में दिल में सोच रहा हूँ, इतने अच्छे डांस, इतने अच्छे गाने के बाद और सुबह 9:30 बजे से बैठे आप लोग, भाषण सुनने का मूड है क्या किसी को अभी? सही में है? ठीक। कहानियां सुनना चाहते हैं या ज्ञान सुनना चाहते हैं आप लोग? बहुत बढ़िया है। तो मैं अभी देख रहा था, इतने बच्चे 98%, 95%, 96% इतने इतने परसेंट ले रहे थे। उन सबको बधाई, उनके पेरेंट्स को बधाई, स्कूल को बधाई। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे मन में जो भावना आ रही थी, यहाँ जितने बच्चे बैठे सब में आ रहे हो, मुझे तो डर लग रहा था। इतने इतने परसेंटेज लेते बच्चे, कितने मेहनत करते होंगे। लेकिन आप लोग भी अगर मन में ठान ले तो आप सभी यहां आ सकते हैं। आप अगली बार आप सबको भी टीवी या मोटरसाइकिल या क्या पता कोई 100% ले ले तो ये कार ही दे दे आपको। मैं बहुत एक छोटा एग्जाम्पल बताना चाहता हूं। मैं अभी आप सब, मेरी 2 बेटियां हैं, आपकी एज की है, ठीक है। जो आपके मन में क्या गुजरता है, आपके मन में क्या टेंशन होती है, कितने पेरेंट्स कितने परेशान करते हैं, टीचर्स कितने परेशान करते हैं, कितना स्ट्रेस रहता है, वो अच्छा महसूस करता हूं मैं। आपसे ज़्यादा स्ट्रेस तो पेरेंट्स को भी रहता है, इसको आपको भी जानना चाहिए। मेरे एक दोस्त था, अभी आप लोग इस स्टेज में है जो बहुत आपकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है। मुझे लगता है कि कोई 16 साल है, 18 साल है, 20 साल होंगे, 15 साल होंगे। तो ये ऐसी एज है जहां आप शिशु अवस्था से प्रौढ़ बनने जा रहे हो, अडल्टहुड में जा रहे हो। इसमें बहुत सारे आपके हार्मोन्स भी परेशान करते हैं। बहुत मोबाइल देखने की मन करता है, गाने देखने की मन करता है, कोई चक्कर चलाने की मन करता है, खेलने का मन करता है, और आप दुनिया को एक्सप्लोर करने के वो जोश में रहते हो। उस टाइम में टीचर, पेरेंट्स, तुम्हारा ये टेस्ट आ रहा है, वीकली टेस्ट आ रहा है, पिछले टेस्ट में मार्क्स कम आ गए थे और इस टेस्ट में नहीं आ गए तो डराते और है, 10वीं में फेल हो जाओगे, नहीं तो रैंक नहीं आएगा, 96% नहीं आएगा, 99% नहीं आएगा। आप सबके मन में कुछ ना कुछ विचार होगा, आप लोग सब कुछ बनना चाहते होंगे। और ये बात सही भी है। इसी टाइम में आपकी जो एक जोश, एक जवानी की जोश रहता है, उसको भी पूर्ति करनी है, प्लस पढ़ाई की भी जो नेसेसिटीज, आवश्यकता है, उनको भी पूर्ति करनी पड़ती है। तो आप जो भी बनना चाहते हो, उसको मैं एक छोटा एग्जाम्पल बताता हूं। मैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, वो जो बनता है नहीं बनता में क्या डिफरेंस रहता है? सबके पास 24 घंटे ही रहते हैं, सभी को वही मटेरियल है। आप ये पढ़ना ऐसा नहीं है कि आपको कोई नया इन्वेंट करना है। कुछ नया इन्वेंट करना है क्या? सारे इन्वेंट कर चुके हैं। जो भी लोग कर रहा था उनको गाली भी देते होंगे कि न्यूटन की सिर के ऊपर क्यों वो एप्पल पड़ा, वो चुपचाप खा लेता तो बेटर रहता। उसने खाया नहीं और उसने ग्रेविटेशन थ्योरी, उसकी इतने फॉर्मूले में पढ़ने पड़ेंगे। तो आपको जो पढ़ना है वो जो ऑलरेडी कर चुके, इन्वेंट कर चुके, उनको पढ़ना है, उनको रिप्रोड्यूस करना है। सबके लिए मौका बराबर है। तो मैं एक दोस्त था, उसके एक छोटा एग्जांपल मैं इसलिए बताना चाहता हूं। उसमें जो अचीव करते और नहीं कर पाते उसमें क्या डिफरेंस रहता है। वो बहुत अच्छा टेनिस प्लेयर था। वो ब्रिटानिया एकेडमी ऑफ टेनिस में गया एक बार, करीब 20-25 साल पहले। वहाँ जाने के बाद वहाँ करीब 20 बच्चे थे। उन सबको वो जाते ही फर्स्ट एक टेस्ट दिया जाता है। उन सबको एक बंद कमरे में बंद कर दिया, अंधेरा था कमरे में, और उनको बोला कि आप तुम इमेजिन करो कि तुम विंबलटन फाइनल्स में खेल रहे हो, पीट सैम्प्रास के खिलाफ खेल रहे हो तुम, और तुम्हारा पूरा मैच 5 सेट 3 सेट जो भी है, तुम्हें इमेजिन करके इस मैच में क्या हुआ वो इमेजिन करके बाद में बताओ।
उसके बाद उनको करीब 20 मिनट दिया गया। 20 मिनट बाद लड़कों से पूछा, एक लड़के ने बोला कि साहब मैं 3-0 से उसको हरा दिया, सबने शाबाशी दी, ताली बजाई। दूसरे ने बोला सर मैं 5 सेट तक गया, लेकिन 5वें सेट में मैं लास्ट मेरा सर्व गड़बड़ हो गया, मैं हार गया। तीसरे ने बोला कि साहब मैं तो तीसरी सेट में हार गया। और एक चौथा लड़का था, उसने बोला कि साहब मैं उसको सर्व दे के मैं इतना डर गया, मैं मैच खेला ही नहीं। तो अगले दिन क्या हुआ, वो जो लड़का था जिसने बोला कि साहब मैं डर गया, मैच खेला ही नहीं, उसको एकेडमी से बाहर भेज दिया। इसका कारण क्या था? जो आदमी अपनी इमेजिनेशन में ही कुछ 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 मतलब सपना ही नहीं देख सकता है, कोई ड्रीम नहीं कर सकता है, विजुअलाइज नहीं कर सकता है, और रियलिटी में क्या करेगा? हम सब जो बनना चाहते हैं ना, हम सबको विजुअलाइज करनी चाहिए, सपना देखना चाहिए, ड्रीम करनी चाहिए, क्योंकि हर चीजें 2 बार होती है। मतलब फर्स्ट हमारे माइंड में, जैसे ये बिल्डिंग इतने बनी है, ये बिल्डिंग कैसे बन गई? एक दिन सारे मतलब पत्थर और चुनाई के सामान लेके खड़ा करना चालू नहीं किया। सबसे पहले क्या बनता है? क्या बनता है? प्लान बनता है, डिजाइन बनता है, डिजाइन बनती है, डिजाइन के बाद बनती है। तो इसी तरह से आपके मन में पहले एक डिजाइन बना लेनी चाहिए, मुझे क्या करना है, क्या डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आर्मी में जाना है, जो भी आपके मन में, जो भी आपको अच्छा लगता है, वो बनाने के बाद उसको अचीव करने के लिए आपको कुछ जानकारी चाहिए। उसमें एक एक टेक्निक बोलते हैं, काश बोलते हैं उसको। क्या क्या चाहिए? काश मतलब KASH, K फॉर नॉलेज, A फॉर एटीट्यूड, S स्किल एंड H हैबिट। सबसे पहले किसी को आपको डॉक्टर बनना है तो पहले नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट लेनी है, नीट एग्जाम होती है, नीट में कितने मार्क्स आनी चाहिए, कैसे पढ़ना है, इसकी नॉलेज की जरूरत है। और डॉक्टर बनने के बाद क्या होंगे उसको भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि मैं कहता हूं, मैं पहले जब 6ठी स्टैंडर्ड में था, तब से मैं पता नहीं मेरे एक शब्द मेरे मतलब दिमाग में छप गया था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस। मेरे एक चाचा जी थे, वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे। उनको तो पता नहीं क्या लगा, मुझे लगा कि मुझे यही बनना है, जबकि मुझे पता ही नहीं था वो क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। और मैं इंजीनियरिंग उसमें दाखिल तो हो गया, बाद में मुझे पता चला मुझे इसमें इतना को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो उसके बाद मैंने सिविल सर्विस एग्जाम दिया और पास हो गया। तो आपको पहले उस सब्जेक्ट में जाने के बाद क्या रहता है उसकी भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। आप इतने मेहनत करके वहां पहुंच जाओ, बाद में रोते रो रहे मैं कहां आ गया। इसी के लिए इतना मेहनत करना था, कि बहुत लोगों के साथ होती है। उसके बाद एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब अभी इतने बच्चे देखे जिनको 96% आ गया, 98% आ गया, 99% आ गया। डर तो लगता है नहीं लगता है? थोड़ा बहुत तो लगता होगा। उसमें हमें हमारे ऊपर विश्वास रखना चाहिए। हमेशा जब भी कोई एक टेस्ट आ जाए, एग्जाम आ जाए, हमारे पास चॉइस होती है। जब मेरा एग्जाम सिविल सर्विस अपियर हुआ था, मेरी भी एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी जब मेरी, आपको पता होगा, एक तो पहले प्रीलिम्स एग्जाम पास करना होता है, बाद में मेंस होती है, बाद में इंटरव्यू होता है। तो प्रीलिम्स जब मैंने पास किया, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिया था, लेकिन जब रिजल्ट आया मेरे पास सिर्फ 2 महीने थे मेंस एग्जाम देने के लिए, 2 या 3 महीने के आसपास थे। तो किसी ने सजेस्ट किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, और उसके साथ मैं मैथ्स लेना चाह रहा था। मैं IITian तो था नहीं, IITians जो है उनके साथ आप मुकाबला नहीं कर सकते, दूसरा सब्जेक्ट चूज करो। तो जब उस समय कम था, मैंने दूसरा सब्जेक्ट चूज किया, एंथ्रोपोलॉजी एंड कन्नड़ा लिटरेचर। किसी ने बोला कि इससे आसानी से पास हो सकता है। क्योंकि जब उस टाइम में मैंने सब्जेक्ट चेंज किया, तब किसी ने मुझे चांस नहीं दिया था। मैं बेंगलुरु सिटी में पढ़ रहा था, किसी ने ये चांस नहीं दिया कि इस सब्जेक्ट में, वो भी 2-3 महीने में कैसे हो सकता है। वो सही भी थे, क्योंकि लोग उस एग्जाम के लिए 3 साल, 2 साल, 1 साल कितने पे तैयारी करते हैं। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे। दूसरे जो लड़के हैं कि जो 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनको देख के डर जाऊं और इस एग्जाम के बारे में सीरियसली नहीं सोचो, और जब क्योंकि पास हो गया तो देना ही है। एक तो ये ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन ये था कि मेरे पास जो समय है, मैं एग्जाम तभी दे पाऊंगा जब मैं सिलेबस कंप्लीट करूंगा।
अगर सिलेबस कंप्लीट करूँ तो एग्जाम दे पाऊंगा। तो मैंने सारी मेरी एनर्जी सिलेबस कंप्लीट करने में और मैं जो कर सकता था उस टाइम में उस पर मैंने एनर्जी लगाई। क्योंकि आप रेस मैदान में रहोगे तभी तो दौड़ पाओगे, आप दौड़ोगे तभी तो जीतोगे आप। तो मैंने दूसरों की देख के क्योंकि ये हमेशा सबकी प्रॉब्लम होती है, अरे उसकी 98% आ गया, मेरा तो 90 आ रहा है। उनको दूसरों को देख के डर जाते हैं हम लोग। हमें डरना नहीं है, दूसरे जो अच्छे बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको देख के इंस्पायर होना है। उसके बाद मैं इसी एटीट्यूड से मैंने एग्जाम दिया और भगवान की दया से थोड़ा लक की वजह से मैं पास भी हो गया। उसके बाद स्किल, एक तो नॉलेज हो गया, एक तो एटीट्यूड हो गया, एक स्किल। आप फुटबॉलर है, फुटबॉलर को स्किल ड्रिबलिंग आनी चाहिए, उसको पता होनी चाहिए फुटबॉल कैसे खेलना है, कैसे जीतना है। तो आप जो भी आप बनना चाहते हो उसमें जो स्किल की जरूरत होती है उसके ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। बाद में आता है हैबिट। हैबिट मतलब प्रैक्टिस, ये सबसे मुश्किल काम है, मेहनत करना, डिसिप्लिन। जैसे मैंने कहा ना कि एक तरह से हार्मोन्स परेशान कर रहे हैं, दूसरी तरह से पिक्चर है, मोबाइल छूटती ही नहीं है, उस बीच में पढ़ना है, उस बीच में टाइम निकालना है। लेकिन एक चीज हमें समझना है कि ये जो समय है आपकी, जैसे 10वीं हो गई, 12वीं हो गई, ये पूरा डिसाइड करेगा आगे आप 50-60 साल तक कैसे जिंदगी जीओगे। आप कोई डॉक्टर बनना चाहता है, मेहनत करेगा वो डॉक्टर बन के जिएगा। डॉक्टर नहीं मेहनत नहीं कर पाएगा तो डॉक्टर नहीं बन पाएगा। क्योंकि यही समय है, इस समय को हमें जितना हम अच्छे यूज करेंगे उतना हमें फायदा होगा। जैसे आपके बीच में जो प्रैक्टिस टेस्ट आते रहते हैं, वीकली टेस्ट होता है और मंथली टेस्ट या फोर्टनाइटली टेस्ट होता है। कभी कभी लगता है कि इतने टेस्ट देते ही क्यों हैं, परेशान क्यों करते हैं, फाइनल एग्जाम दे देंगे ना हम। लेकिन हर टेस्ट क्यों, अब उसेन बोल्ट है, वो ये सोचता है कि मैं एक बार ही ओलंपिक्स में दौड़ूंगा मैं, उसको पता कैसे चलेगा उसका टाइम इंप्रूव हो रहा है नहीं हो रहा है। हर टेस्ट जो होता है उसको आप एज चैलेंज लेना, क्योंकि वो टेस्ट आपकी टेस्ट जो जानते हैं उसका नहीं है, जो नहीं जानते उसकी टेस्ट है। क्योंकि जब टेस्ट में अगर 25 के मार्क्स से आपके 20 आ गए, 5 आप नहीं आ पाए, वो 5 आप वापस जाना, वापस उसको पढ़ना, उसको आप कभी भूल नहीं पाओगे। जो चोट खा के हम सीखते हैं ना उसको कभी नहीं भूलते हम लोग। दूसरा, इस टाइम में आप लोग पढ़ते रहते हो क्योंकि एग्जाम पास करना है और सोशल स्टडीज भी पढ़ना है, साइंस फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है। लेकिन हमेशा हम एक चीज भूल जाते हैं, क्योंकि एग्जाम की इस टेंशन में एक चीज होती है जॉय ऑफ रीडिंग। जॉय ऑफ रीडिंग ये होती है, आप देखो जैसे किसी को मैथ्स पसंद है, वो 4-5 घंटे मैथ्स कर लेता है तभी उसको बोर नहीं होता, उसको हार्डवर्क नहीं लगता है। फिजिक्स पसंद है, 5-6 घंटे कर लेता है, उसको हार्डवर्क नहीं लगता है। ये जॉय ऑफ रीडिंग है ना, इसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए आपको। मतलब उसको जितना, एक क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए, हर चीज ऐसा क्यों है। जैसे पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम क्यों है, एक क्यूरियोसिटी। और प्लस बायोलॉजी है, हार्ट कैसे फंक्शन करता है, हार्ट फेल्यूर क्या होता है, हमारे खुद की बीपी क्या होती है, और फिजिक्स के दूसरी लॉस है। तो एक क्यूरियोसिटी आप रखेंगे ना, पढ़ना भी आसानी हो जाएगी, प्लस आपको इंटरेस्ट भी आएगा और वो हार्डवर्क एंजॉयबल रह जाएगा। आप लोग जितने लोग मेरे बारे में जानते होंगे या गूगल किए होंगे, ठीक है, मुझे मेरे लाइफ में एक ऐसी परिस्थिति आई कि जब मुझे 7 साल जेल में रहना पड़ा था। तो उस टाइम के जेल में टाइम पास कैसे करोगे, पूरे 24 घंटा आपके पास है, कुछ करने को है नहीं, 24 घंटे पास कैसे करोगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टाइम पास कैसे करोगे। तो कुछ एक्सरसाइज किया हम लोगों ने, कुछ लोगों से बात की, और दूसरा टाइम मैं पढ़ने में लगा दिया। मैंने खूब पढ़ता था मैं। तो उस टाइम एक बार मेरे दोस्त ने गिफ्ट किया मुझे आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सब जानते होंगे आइंस्टीन है। वहां क्योंकि आप जेल में जब रहते कुछ एडवांटेज भी रहता है, 24 घंटा कोई परेशानी नहीं करेगा आपको, कोई काम नहीं है, सुबह उठ के पूरा आप 24 घंटे के मालिक हो आप। तो मैंने वो बुक स्टार्ट किया, मुझे करीब 10 दिन लगे किताब पढ़ने में। लेकिन मैं पहली बार मुझे महसूस हुआ कि जब भी की किताब पढ़ते कोई भी थियोरी हम समझते हैं, उसमें तो जॉय ऑफ डिस्कवरी, मतलब वो एक आदमी ऐसे बैठे बैठे इतना कैसे सोच ले, थियरी ऑफ रिलेटिविटी, टाइम ऑल्सो इज रिलेटिव, स्पेस टाइम कॉन्सेप्ट, ये सब उसकी जो खुशी मुझे मिली ना, मैं कह नहीं सकता हूं कि आपकी जो जॉय ऑफ स्टडी है, जितने आप इन्वेस्ट करोगे उसमें उतना आपको मजा भी आएगा, समझ में भी आएगा, और आपको वो बोरियत भी नहीं लगेगा। तो ये अगर
4 चीजें आप लोग कर लोगे और आपकी जो मन में जो रखते हो ठान लोगे, वो अचीव कर पाओगे। और दूसरा क्या है कि मैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है फेल्यूर। हम ये सही है, हमें मेहनत करनी चाहिए सक्सेस के लिए, बट हमें ये भी जानना चाहिए कि फेल्यूर इज पार्ट ऑफ लाइफ। हम सब फेल होते हैं, मैं खूब फेल हुआ हूं। जितने भी सक्सेसफुल लोग आप देखते हो सब फेल हुए, किसी न किसी सिचुएशन में फेल होते हैं। फेल्यूर को बहुत बुरा नहीं मानना है। इट इज नॉट ए फॉरेन थिंग, इट्स नॉट ए एलियन एलिमेंट इन आवर लाइफ, इट इज पार्ट ऑफ अस। और फेल्यूर होते ही जैसे कोई मार्क्स कम आ गए कि 60% आ गया 10th में, 80% की जगह में 70 आ गया, तो दुनिया क्या कहेगी? दुनिया को कोई, आप ये मत सोचना आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो, पूरी दुनिया आपके बारे में सोचती रहेगी। पहले आप सोचो। इसमें इस फेल्यूर से कभी डरना नहीं है। इससे क्या होता है, जब फेल्यूर से डरते हैं हम बहुत कुछ, हम कोशिश नहीं करते हैं। जब कोशिश नहीं करते तो रिजल्ट भी नहीं आते हैं। तो एक छोटी कहानी है। एक 1976 में एक मूवी आई थी रॉकी नाम से। रॉकी सुना है नाम? सिल्वेस्टर स्टेलोन, रैम्बो, नाम सुना है? वो पिक्चर की कहानी है। थी कभी टाइम मिले तो पिक्चर देखना आप लोग, ठीक है? पिक्चरों में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उस पिक्चर में रॉकी, हमारा जो हीरो है सिल्वेस्टर स्टेलोन, एक फिलाडेल्फिया में एक क्लब का बॉक्सर है। ये क्या करता है कि जैसे 30 साल हो चुका होता है, सीरियसली बॉक्सिंग नहीं करता है। उसकी जो कोच है उसको भी डांटता रहता है हमेशा कि तुम सीरियस नहीं हो, तो यू कुड हैव बीन समथिंग एल्स बट यू डिडंट अप्लाई योरसेल्फ, देयर इज नो डिसिप्लिन, सो यू आर द बम, यू आर द स्टूपिड गाय, यू आर। इस तरह डांटता रहता है उसको हमेशा। फिलाडेल्फिया में क्या होता है कि उस टाइम एक हेवी वेट चैंपियन होता है अपोलो क्रीड नाम से। फिलाडेल्फिया में उसकी एक जो भी हेवी वेट बॉक्सिंग चैंपियन बन जाता है, उसको हर साल में, हर समय समय में कोई चैलेंज करता है। अगर वो उस चैलेंज को डिफेंड कर लेता है तब उसकी हेवीवेट चैंपियनशिप उसी के पास रह जाती है। तो जो अपोलो क्रीड को कोई बॉक्सर चैलेंज किया हुआ होता है, लेकिन जब एक्चुअल मैच होना होता है तो वो बॉक्सर है वो बीमार हो जाता है। लेकिन सारे अरेंजमेंट्स हो चुके हैं, सारे कार्ड बट चुके हैं। अब जो चैलेंजर था वो बीमार हो गया, वो मैच नहीं हो पा रहा है। तो ये अपोलो क्रीड की टीम ये सोचती है कि हम जो भी फिलाडेल्फिया की कोई बॉक्सर है उसको एक मौका देते हैं। उसको मौका देते हैं कि मौका देने के बाद, क्योंकि जो अगर अपोलो क्रीड के साथ कोई बॉक्सिंग करेगा वो अपने आप ही पूरा देश में, वर्ल्ड में फेमस हो जाएगा। तो ये वो क्लब्स की फोटोग्राफ देखते रहते हैं। उसमें वो देखते हैं अपोलो क्रीड एक इटालियन स्टैलियन नाम का एक बॉक्सर रहता है। जो हमारी जो हीरो है रॉकी बल्बोआ, उसका नाम, उसका जो निकनेम इटालियन स्टैलियन रहता है। वो नाम देके वो चूज करते हैं, उसको मौका देते हैं, उसको बुला के बोलते हैं कि इसको मौका दिया जाता है। ये इतना अच्छा बॉक्सर होता है कि उसको कभी नॉकआउट आप जानते हो? बॉक्सिंग जो देखते हैं, नॉकआउट मतलब एक बार मुक्का मारने के वो आदमी ऊपर उठता ही नहीं है, वो उसको नॉकआउट बोलते हैं। वो कोई भी उस टाइम में 15 राउंड्स होते थे, कोई भी बॉक्सर इसको 15 राउंड तक लेके ही नहीं गया होता उस अपोलो क्रीड को। तो ये और कोच इसको बोलता है हमारे हीरो को, रॉकी को, तो दिस इज द चांस ऑफ योर लाइफ, नोबडी गेट्स सच ए शॉट एट फेम। मतलब ये एक जिंदगी की एक बहुत बड़ा मौका है। तुम करना चाहते थे, तुम प्रूव करना चाहते हो, तुम प्रूव कर सकते हो। तो रॉकी बल्बोआ क्या तैयारी चालू करता है, लेकिन वो ये सोचता है कि वो इतना बड़ा बॉक्सर है, उसके सामने मैं जीतूंगा नहीं जीतूंगा। अपने लिए टारगेट क्या सेट करता है? वो जीतना हारना सेट नहीं करता है, वो ये सेट करता है कि कोई भी बॉक्सर 15 राउंड तक नहीं गए, मतलब इसकी सारे जो जीत है नॉकआउट से हुई है। ये कहता है कि आई विल गो द डिस्टेंस, आई विल गो टिल, आई विल नॉट फॉल डाउन, आई विल गो टिल द लास्ट राउंड। एक्चुअल बॉक्सिंग होती है उसमें ये लास्ट राउंड तक जाता है, बहुत चोट खाता है, लेकिन हर चोट के बाद उठता है। ये हर चोट के बाद उठता है, वापस बॉक्सिंग करता है। और जैसे 15 राउंड हो जाता है, उसके बाद जो जजेस है रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए पॉइंट्स गिनना पड़ता है, वो पॉइंट्स गिनते रहते हैं। जैसे 15 राउंड हो गए तो ये जो रॉकी है वो जोर से चिल्लाता है, अपने वाइफ को बुलाता है, बुला के मतलब कुछ से हक करता है, क्योंकि वो उस रिजल्ट से ज्यादा वो देख नहीं रहा था रिजल्ट क्या है, क्योंकि उसके मन में वो जीत चुका था। ही हैड गॉन द डिस्टेंस। वो 15 राउंड, क्योंकि कोई 15 राउंड गया ही नहीं था, एंड ही हैड गिवन हिज बेस्ट। एंड आफ्टर ईच बीटिंग, हर बार चोट खाने के बाद, नीचे गिरने के बाद ऊपर उठा था, उसके लिए वो सक्सेस था।
तो उसके बाद रिजल्ट आता है, रिजल्ट में एक्चुअली पॉइंट की वजह से ये हार जाता है। बट ये पिक्चर इतनी हिट हुई, 1 मिलियन में बनी थी 1976 में, वो 100 मिलियन कमाया। हर सिचुएशन में हमारे हाथ में रिजल्ट, भगवत गीता आपने पढ़े होंगे ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारे हाथ में रिजल्ट हमेशा नहीं रहता, लेकिन हमारे हाथ में क्या रहता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। जो हम काम करते हैं उसकी पूरी ताकत लगाने में, जान लगाने में हमारी पूरी अधिकार है। तो इसीलिए मेहनत तो सक्सेस के लिए करना, कोई डाउट नहीं है। आप सारे कोशिश करना यहीं आके कार ही ले जाए, नहीं है तो 100% ज्यादा क्या पता एरोप्लेन दे दे ये लोग, आईआईटी में फर्स्ट आ जाए, एम्स में फर्स्ट आ जाए, नीट में फर्स्ट आ जाए। लेकिन आपकी लाख कोशिश के बावजूद भी रिजल्ट आप जो चाहते हो वो नहीं आता, उस समय हिम्मत नहीं हारना है। वो उसी पिक्चर में एक डायलॉग है, लाइफ इज वेरी टफ, यू आर नो टफर देन लाइफ, इट विल बीट यू डाउन टू योर नीज, बट ईच टाइम यू कैन टेक पंचेस, गेट बैक अगेन एंड स्टार्ट अगेन। हर जो चोट लगती है उसके बाद आप वापस उठ सकते हो, वापस चालू कर सकते हो, चालू करके आपकी जो भी आप करना चाह रहे हो उसमें कर। और इसी में आप जिस दिन देखिए, जिस दिन आपने कोई टारगेट सेट कर लिया, मुझे इस दिन तो मुझे इतने एक चैप्टर कंप्लीट करना है, उस दिन आप कंप्लीट करते हो, रिजल्ट छोड़ दे उस दिन बहुत खुश हो जाते हो आप। तो वो छोटी छोटी खुशी में इन्वेस्ट करना। एंड दूसरा, बहुत सारे बच्चे कभी कभी हम देखते हैं कि साहब कोटा में सुसाइड कर लिया किसी ने, कहीं आईआईटी में चली गई, अभी चेन्नई में एक लड़की थी आईआईटी में पहुंच गई, वहां सुसाइड कर ली। तो इतने लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप बच्चे पढ़िए और लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। और मैं, जैसे मैंने बताया आपको, मैं 7 साल जेल में रहने के बाद मैं कहता हूं कि लाइफ ब्यूटीफुल है, वो सही में ब्यूटीफुल है, इसको एंजॉय करना है। और इसी टाइम में आप इसी टेंशन में आपके हार्मोन्स के साथ भी धोखा मत दीजिए, जो चक्कर चलता है लिमिट में चलाइए, जो मूवी देखना चाहते हैं मूवी देखिए, दोस्तों के साथ घूमिए, मजे करिए। और खेलना भी आपको एटलीस्ट आधे घंटे 20 मिनट खेलना है। जब भी कोई स्ट्रेस होता है ना, आप अभी का नहीं, आगे आप जब 50-60 साल के हो जाओगी, कोई बड़े कंपनी के सीईओ हो जाओगे, या कोई बड़े हॉस्पिटल के बड़े डॉक्टर हो जाओगे, या आर्मी में जनरल हो जाओगे, या पुलिस में डीजी हो जाओगे शायद आप लोग, उस टाइम भी सोचना, जब भी आपको स्ट्रेस लगता है तो एक बात याद रखना साहब, एक आईजी साहब आए थे, पुलिस वाले थे, अच्छे हिंदी बोल नहीं पाते थे, लेकिन कुछ बोला था वो जो सही लगा। जब भी स्ट्रेस आता है ना, आधे घंटे 20 मिनट चाहे दौड़ लगा लीजिए, स्विमिंग कर लीजिए, पुशअप लगा लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, स्किपिंग कर लीजिए। उसके बाद देखिए वो स्ट्रेस कहाँ रहता है, स्ट्रेस गायब हो जाता है। स्ट्रेस क्या है, व्हाट इज स्ट्रेस? एक सिचुएशन है, आपको लगता है कि मैं इसको मैनेज नहीं कर पा रही, वही स्ट्रेस है। एग्जाम है, आपको लगता है कि मैं पढ़ नहीं पा रही, वही स्ट्रेस है। अगर आप सोचो कि नहीं मैं पढ़ लूंगी, मैं मेरे बेस्ट दे दूंगी, वो स्ट्रेस चला जाएगा। तो इसीलिए एक गेम्स या फिजिकल एक्टिविटी, इसको भी कभी नहीं छोड़ना है। इवन अभी भी आप 12th में हो, 10th में हो, आप अगर आधा घंटे 20 मिनट कुछ फिजिकल एक्टिविटी करोगे, आपको पढ़ने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आएगा। आप देखिए अभी जैसे जो पिछले आपने गेम्स खेले हैं, उसमें ये थोड़ी याद रहता आप जीते हारे, कितने अच्छे के लिए यही याद रहता है। और दूसरा, रोल मॉडल्स, आपको हमेशा सही रोल मॉडल्स चुनना है। हाँ, मैं पहले एसपी रहा हूँ शेखावटी में, और पूरे राजस्थान में काफ़ी साल से रहा हूँ। आप सीकर में ही देख लीजिए, पुलिस में देखे तो हमारे अजीत सिंह जी डीजी साहब थे, अजय लांबा है अभी डीआईजी है, बहुत अच्छे डॉक्टर्स है, बहुत अच्छे इंजीनियर्स है यहाँ के। और राजस्थान के बारे में क्या इमेज है सर, राजस्थान से क्या निकलते हैं? राजस्थान से टाटा, सॉरी बिरला, सिंघानिया, गोयंका, पोद्दार, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट निकलते हैं। और कारगिल के जो शहीद हुए थे, सब ज्यादा कहां से हुए थे पता है किसी को? राजस्थान से, और उसमें भी शेखावटी से हुए थे। और सही रोल मॉडल सब चुनेंगे तो सही रास्ते में जाएंगे। बहुत बार हम देखते हैं कि हम कोई बड़ा बदमाशी कर रहे हैं, क्रिमिनल, उनसे भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसके बाद जेल जाना पड़ता है। तो जेल इतनी सुखी भी नहीं है जितना मैं कह रहा हूं मैं। इसलिए जिस रास्ते में जाना ही नहीं है, और आप ये देखिए कोई अगर क्रिमिनल को अगर अपना हीरो बना लेता है तो उनके बच्चों के पेरेंट्स में क्या गुजरेगा और बनेंगे क्या आगे? इतने अच्छे बच्चे हैं आप लोग, इतने ब्यूटीफुल लाइफ है, आप इसको एंजॉय करिए। और मेरी तरफ से पूरी शुभकामनाएं। और जब भी
आप अगर कहीं फेल, सक्सेस के लिए तो हमें कोशिश करना ही है, लेकिन जब फेल्यूर होते हैं वो उस टाइम टूटना नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखना, और मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे करेंगे जिंदगी में। जय हिंद। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पर आपका प्रेरणादायी उद्बोधन इन युवा चेहरों के लिए एक नई ऊर्जा का संचार करेगा।